हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एनओवी समरी की यूनिट 6। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। प्रीवियस वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। नोट्स बनाना हो तो ठीक है। जो पीडीएफ मिला हुआ उन पीडीएफ को अगर आपने रिवाइज नहीं कराया तो उन्हें एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 6 को। और प्रीवियस नहीं लगा हो तो उन्हें भी लगा लीजिएगा। तो यूनिट 6 में हम बात करेंगे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता क्या है, बच्चों में इसका विकास किस तरह से होता है, तो ये कुछ हम आज समझने वाले हैं। प्रस्तावना, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जानेंगे कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता स्वयं का ही एक भाग है। जो हमने लास्ट यूनिट में सेल्फ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी का एक पार्ट है हमारी क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। अब किस तरह से उसका भाग है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आज करने वाले हैं। किसी समाज का विकास उसके लोगों की सृजनात्मकता पर निर्भर करता है। बात बिल्कुल ठीक है। आपका जो समाज है, आपके समाज का विकास किस तरह का हो रहा है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके विकास में जो लोग रहते हैं वो कितने क्रिएटिव हैं। अगर लोग आपके विकास में ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो वहाँ का विकास जो होगा वो ज़्यादा अच्छी तरीके का होगा, बेहतर होगा। अधिकतर आविष्कार और अन्वेषण लोगों की सृजनात्मकता के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। आगे बात करें हम सृजनात्मकता की संकल्पना और प्रकृति के बारे में। तो सृजनात्मक बच्चे कैसे होंगे? सृजनात्मक बच्चे चौकस, संयमी, मजा पसंद करने वाले, हास्यास्पद, बातें करने में ना कतराने वाले होते हैं। जो बातें करने में कतराए ना, मतलब अगर दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो खुलकर बात कर रहे हों। चौकस मीन्स हमेशा वो चौकन्ने रहे हर समस्या को लेकर, हर परिस्थिति को लेकर। संयमी हो, उनमें धैर्य हो, मजा पसंद करने वाले हों, चिल आउट रहने वाले बच्चे हों। डेविस के अनुसार, डेविस ने कुछ करा था, क्या करा था? डेविस के अनुसार 5 वर्ष की उम्र में 90% बच्चे उच्च सृजनात्मक होते हैं। 25 वर्ष की उम्र में केवल 2% ही बच्चे सृजनात्मक होते हैं। उम्र सृजनात्मकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कम होती जाती है। छोटे बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बड़े बच्चे कम क्रिएटिव होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो 5 वर्ष की उम्र तक 90% बच्चे अगर क्रिएटिव होते हैं तो 25 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 2% ही क्रिएटिव रह जाते हैं। बाकी सारे वही फिर एक पारंपरिक तरीके से चलने लगते हैं। सृजनात्मकता अन्य लोगों से या अपने बराबर के लोगों से अलग होने की, नवाचारी, असामान्य होने की क्षमता है। आगे बढ़े। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ पाया है, क्या पाया है? मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि बच्चे सामान्य से हटकर हैं जो कई बार मानदंडों और परंपराओं का पालन नहीं करते हैं। जो सृजनात्मक बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों से थोड़े से हटकर होते हैं, जो मानदंडों और परंपराओं का पालन नहीं करते। कहने की बात यह है कि जो परंपराएं चली आ रही हुई हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे ही होता था, पानी लेने के लिए आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब कुएं का पानी आपके घर तक आ सकता है। तो ये यही जो चीज़ें हैं कि ये हमने क्या करा, परंपराओं को बदल दिया। इनको नहीं मानते वो लोग। कभी कभी असामान्य विचार प्रकट करने की हिम्मत रखते हैं जो उनके बराबर वालों या व्यक्तियों ने सोचे नहीं होते। ऐसे ऐसे वो थॉट्स आपके सामने रखेंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ रखेंगे आपके सामने जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। सृजनात्मकता को कभी समय से समाधान करने की क्षमता भी समझा जाता है, जिसमें मौलिकता की विशेषता होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है उसको भी हम क्रिएटिविटी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें मौलिकता की विशेषता होनी चाहिए। मौलिकता मतलब होता है ओरिजिनलिटी। ठीक है, ओरिजिनलिटी मीन्स क्या, कि जो ओरिजिनल हो, आप ही के द्वारा क्रिएट किया हो, ऐसा पहले नहीं हुआ हो। तो अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो हम उसे क्रिएटिविटी बोल देंगे। आज से सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि आप इसकी मैगजीन या इंटरनेट पर नकल करते हो तो ये सृजनात्मक नहीं है। यानी कि कोई जोक वगैरह है, अगर आप उसको इंटरनेट पे आपने कोई जोक देखा और उसी को सुना दिया तो ये सृजनात्मकता नहीं है। लेकिन किसी ने खुद का चुटकुला बनाकर, खुद ही सिचुएशन बनाकर सुनाया है तो उसे हम हास्य बोलेंगे, यानी सृजनात्मकता बोलेंगे। सृजनात्मकता के प्रकार दो तरह की होती है, एक मौखिक होती है और एक गैर मौखिक सृजनात्मकता होती है। कविता, कहानी, नोवेल लिखना ये मौखिक सृजनात्मकता है। चुटकुले सुनाना ये सभी भी मौखिक आ जाएगा। पेंटिंग, चित्रकला, मूर्तिकला, कार्टून बनाना, कोलोज, रंगोली, ये सब जो होते हैं ये सारे आपके गैर मौखिक सृजनात्मकता के अंदर आ जाएंगे। मौखिक सृजनात्मकता के बारे में और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। सृजनात्मक सोच के कारण, सृजनात्मक सोच डेवलप कैसे होती है, कोई व्यक्ति क्रिएटिव बनता कैसे है? तो सृजनात्मकता कोई जन्मजात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार कोई पैदा ही सृजनात्मक होता है या क्रिएटिव बच्चा पैदा होता है। क्रिएटिव बच्चा पैदा नहीं होता है, वो वातावरण के साथ रहकर क्रिएटिव बन जाता है। जैसे हम बात करें, कुछ पॉइंट्स हैं जो सृजनात्मकता में शामिल हैं। सृजनात्मक सोच में के चरण क्या क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन आता है, यानी कि तैयारी।
सृजनात्मक व्यक्ति अपने सारे अर्जित ज्ञान को एक नई तरीके से समस्या सुलझाने में लगा देते हैं या ऐसे सृजन करने में लगाते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो। यह पूर्व तैयारी या स्पष्ट मानसिक दृष्टि से ही प्राप्त करना संभव है। ठीक है, मतलब समस्या को आप किसी भी चीज़ को सोल्व करने से पहले उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक, केंद्रित ध्यान यानी कि कंसंट्रेटेड अटेंशन, कंसंट्रेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह पर आपका ध्यान केंद्रित हो, ये क्रिएटिव बच्चा बनने के लिए बहुत आवश्यक है। केंद्रित मस्तिष्क का ध्यान और ऊर्जा एक विशेष कार्य में या एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य या अनिर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाना, यानी मस्तिष्क को ज्ञात से अज्ञात की ओर केंद्रित करना ही क्या है, कंसंट्रेटेड अटेंशन है। समस्या से पीछे हटना, विथड्रॉ फ्रॉम द प्रॉब्लम, जिसे हम बोलेंगे इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन कर रहे थे लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम उस काम को छोड़कर और कोई काम करने लगते हैं। तो आर्किमिडीज का जो टाइम है, आर्किमिडीज समस्या से पीछे हट गया और वो नहाने चलेगा। वो किसी समस्या में लगे हुए थे, उनका जो भी थ्योरी है उसको बना रहे थे, लेकिन उन्हें उसका आंसर नहीं मिल पा रहा था, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो वो नहाने चले गए। और नहाते टाइम ही उनके मन में अचानक से फिर माइंड में आइडिया आ जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश बोलेंगे, कि आपके साथ अचानक से आइडिया आ गई, जिसे हम इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो आर्किमिडीज ने समस्या का अचानक हल ही पा लिया जब उन्होंने नहाने के टब से पानी को बाहर गिरते हुए देखा और फिर यूरेका चिल्लाते हुए एथम्स की गलियों में दौड़ा। एथम्स उनका शहर उनका एरिया होगा जहाँ पर वो रहते थे। फिर होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप क्या करते हो कि हमसे कई हमसे कईयों को पता नहीं होता कि कई व्यक्ति अपनी प्रयोगशाला में वापस आया, अलग अलग के घरों के साथ संघर्ष किया, अंत में आर्किमिडीज का सिद्धांत बना डाला। देखो आर्किमिडीज ने करा क्या, यहाँ पे आर्किमिडीज से ही हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करी होंगी, फिर अपना ध्यान उसमें लगाया होगा। उसके बाद ध्यान लगाने के बाद प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो वह नहाने चले गए। नहाते नहाते अचानक उन्हें क्या हुआ, आइडिया आया, ये हुआ फ्लैश। अब जो आइडिया आया उस आइडिया को उन्होंने वेरीफाई करके देखा कि वो आइडिया काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो वो प्रयोगशाला में वापस आए, विभिन्न प्रकार के क्यूब्स वगैरह उठाए, घंटों महीनों तक कार्य करा और उनका सिद्धांत बन गया। आई बात समझ में? इस तरह से आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो चलती है। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आमतौर पर शिक्षा के सभी शिक्षार्थी सृजनात्मक प्रवृत्ति को रखने के लिए अनुवांशिक व पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। देखिए अनुवांशिक सृजनात्मकता के बारे में सभी लोग सोचते हैं कि इसमें आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों की भूमिका होती है, बट इसमें आनुवांशिक से अधिक भूमिका पर्यावरण की है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिविटी में आनुवांशिकता और पर्यावरण में से किसकी अधिक भूमिका है, तो हमें याद रखना है जो पर्यावरण है उसकी ज़्यादा भूमिका है। कुछ 4 उत्पाद हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से DSSB में इस तरह से क्वेश्चन बनकर आया था कि इनमें से कौन सा मतलब 4P में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। 3 ऑप्शन तो इनमें से ही था और एक शायद प्रॉब्लम था, एक ऑप्शन, तो प्रॉब्लम वाला हम उसमें से हटा देंगे। क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच, क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच, क्रिएटिव पर्सन अप्रोच और क्रिएटिव सिचुएशनल अप्रोच और प्रेस। प्रेस मीन्स आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इन चारों कारों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या रहा था, सबसे पहला था उत्पाद उपागम, जिसे बोलेंगे प्रोडक्ट अप्रोच। रचनात्मक उत्पाद मूल्यांकन के आसानी से उपलब्ध होते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से सुनिए देखा जा सकता है। यह पता लगाने के लिए कौन अधिक सृजनात्मक है, हमें अच्छे मूल्यांकन मापदंड चाहिए। रचनात्मक उत्पाद को मौलिकता या मूल्यांकन 2 नज़रियों से हो सकता है, पहला व्यक्ति के नज़रिए से और दूसरा समाज के नज़रिए से। जो उत्पाद का मूल्यांकन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है कि आप अपने नज़रिए से देखो कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट करा है, और दूसरा आप समाज के नज़रिए से देख रहे हो कि इसमें कितना नयापन आया है। क्लियर है बात? जैसे टेप रिकॉर्डर का जब आविष्कार हुआ तो यह मौलिक विचार था, परंतु आज नहीं है। जो आज मौलिक है वह कल भी, अगले वर्ष या 10 वर्ष बाद भी मौलिक होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई न्यू विचार आता है तो वो फिर पुराना हो जाता है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। लोग किस प्रकार सोचते हैं, ये सृजनात्मकता की प्रक्रिया है कि लोग सोच किस प्रकार रहे हैं, उनकी थिंकिंग किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, धारा प्रवाह को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मौखिक धारा प्रवाह और संघ धारा प्रवाह। धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंसी, आपके अंदर कितने सारे विचार आ रहे हैं एक साथ, तो ये आपका धारा प्रवाह हो जाएगा। वर्बल फ्लुएंसी, एसोसिएशनल फ्लुएंसी, 2 तरह की फ्लुएंसी होती है, याद रखिएगा। लोग सृजनात्मक ढंग से कैसे सोचते हैं, इसकी समझ पाने के लिए सिमुलेशन का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखना है जस्ट। सृजनात्मक व्यक्ति उपागम का अर्थ क्या है, व्यक्ति उपागम का क्या अर्थ है? देखो सबसे पहले था हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद फिर क्या था, प्रोसेस,
प्रोसेस के बाद है हमारा पर्सन। पर्सन क्या है? यह जानना कि यह व्यक्ति कैसा है, कौन सृजनात्मक है, कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है जिन्होंने सृजनात्मक होने के लिए मदद की है। ये हमारा पर्सन अप्रोच में आ जाएगा। सृजनात्मक बनने के लिए आपको कुछ मात्रा में बुद्धि चाहिए, परंतु उच्च बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उच्च ऐसे नहीं जिसका IQ लेवल ज़्यादा है वो क्रिएटिव ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सृजनात्मक पुरुष स्वभाव में स्त्रियों जैसे सृजनात्मक स्त्रियां स्वभाव में पुरुषों जैसी होती हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट कि जो सृजनात्मक पुरुष होते हैं वह स्वभाव में थोड़े से स्त्रियों जैसे होते हैं, और सृजनात्मक महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ी सी पुरुषों जैसी होती हैं। अब इतनी इसमें सच्चाई है तो मैं नहीं बता सकता। और भी विशेषताएं होती हैं सृजनात्मक व्यक्तियों की, क्या क्या? वे प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, खुले बोलने वाले, तेज बुद्धि वाले होते हैं, अधिक ध्यान मांगने वाले होते हैं, आक्रामक होंगे थोड़े से, आत्म केंद्रित होंगे, प्रेरक होंगे, मौखिक अभिव्यक्ति में तीव्र होंगे, चिंताएं व शिकायतें व्यस्त करने में स्वतंत्र होते हैं। आगे हम बात करेंगे सृजनात्मक स्थिति उपागम का एक और तरीका है जिसे सृजनात्मक लोग प्रभावित करते हैं, वो है स्थिति। जो सृजनात्मक स्थिति है जिसे इन्होंने प्रेस बोल रखा है। प्रेस मीन्स कुछ और नहीं है, ये आपका इन्वायरमेंट ही है। एक सृजनात्मक व्यक्ति किस प्रकार स्वयं को व्यक्त करेगा, पहले से बताना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बात पहले से आप नहीं बता सकते ना कोई कितना क्रिएटिव निकलेगा। शैक्षिक क्षेत्रों में के संदर्भ में कक्षा में कराए जाने वाली क्रियाकलापों को शैक्षिक क्रियाकलाप कहते हैं। ये तो डेफिनेशन थी, ये इंपॉर्टेंट है। 1980 में बनाए गए एक अनुमान के अनुसार सृजनात्मक विकसित करने के 700 तरीके हैं। कितने तरीकों से सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है? 700 तरीके हैं। इन्हें भी दो तरीकों में बांटा गया है, एक तो तकनीक और एक शैक्षिक सामग्री। एक तो टेक्निक्स अप्रोच और दूसरा हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स अप्रोच। ठीक है। अच्छा, सृजनात्मकता को बढ़ाने के कुछ और भी तरीके होते हैं। विचार मंथन, माथापच्ची, इसे क्या बोलते हैं? माथापच्ची को ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये किसने दी थी? ओसबोर्न ने दी थी, याद रखना है हमें। इसलिए ओसबोर्न ने क्या बताया, सोच को दो अवस्थाओं में विभाजित करा। एक तो विचार की अवस्था और दूसरा मूल्यांकन की अवस्था। याद रखिएगा, ओसबोर्न ने यह तो दिया ही है ब्रेन स्टॉर्मिंग, लेकिन उन्होंने विचार की अवस्था को दो भागों में विभाजित करा है। मतलब इसको दो भागों में विभाजित करा है सोच को, एक विचार की अवस्था होती है और एक मूल्यांकन की अवस्था होती है। विचार की अवस्था में उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से 4 सिद्धांत? पहला, मुक्त रूप से विह्वल होने पर बल। जैसे कि मुक्त रूप से विह्वल होने का मतलब कि आपके माइंड में आइडियाज़ आनी चाहिए, चाहे कैसे भी हों, अजीब हों, पागलपन वाले हों, महंगे हों, व्यक्त करने वाले हों, कैसे भी हों, आइडिया आना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला आलोचना से बचना, किसी भी विचार को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तीसरा, गुणवत्ता को जन्म देती है। विचारों की संख्या अधिक होने से अच्छे विचारों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अधिक संख्या में विचारों का स्वागत है। जब ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो उन थॉट्स में हमें दिखेगा कि यार, अगर किसी के माइंड में मान लो किसी सिचुएशन को लेकर 10 विचार है तो हमें लगेगा इन 10 में से जो 2 हैं, चलो 3 लिखा गया, 3 जो हैं वो क्वालिटी वाले हैं। और उसी प्रॉब्लम को लेकर हमने बोला जितने विचार आए उतने विचार बताओ, तो हो सकता है एक बच्चे ने 50 विचार बता दिए और इन 50 में से हमें 15 विचार अच्छे मिले। तो जितने ज़्यादा विचार आएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिली? क्वालिटी मिली। तो यही कहना था ऑसबोर्न का। लिफ्ट लेने की अनुमति, अपने विचारों से दूसरे के विचारों को जोड़ सकते हो। ये जो लिफ्ट लेने वाला सेंटेंस है, मतलब ये चारों ही सेंटेंस आए थे DRPLSB में। ठीक है। लिफ्ट लेने को इन्होंने एक वर्ड से यूज़ करा था, वो वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक अजीब सा वर्ड था। तो लिफ्ट लेने की अनुमति मतलब एक के विचार को दूसरे के विचार के साथ आप जोड़ सकते हो। ठीक, तो ये लिफ्ट लेने की अनुमति। चारों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, DRPLSB में यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आया हुआ है। अच्छा, जो मूल्यांकन अवस्था है, ये मूल्यांकन अवस्था यहाँ पर दी हुई है। मूल्यांकन अवस्था में कई अधिकारी, कुछ प्रतिभागी, सभी रिकॉर्ड किए जाते हैं। विचारों पर कार्यान्वयन की दृष्टि से सोच विचार करते हैं। इसमें विचार बिल्कुल नए होते हैं जिनके बारे में उस संस्था के अधिकारियों ने कभी सोचा भी नहीं था। मूल्यांकन अवस्था ये होता है, भाई इतने सारे विचार तो आ गए, अब उन विचारों में से आप जो अच्छे अच्छे विचार हैं उनको उनको आप इवेल्युएशन करके, विचारों का इवेल्युएशन करके अच्छे अच्छे विचारों को आप छांट कर रख लोगे, जो जिनको आप यूज़ करोगे। गुणों को सूचीबद्ध करना व परिवर्तित करना। हर विषय के कुछ गुण होते हैं जिनका अर्थ है गुणवत्ता, विशेषता और विशेषताओं की गुणवत्ता। ये आपको बस याद रखना है इतना सा। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण सामग्री, कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का हम यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए?
तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बता दूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में निरफाकरे, देशमुख, सुब्रमण्य पिल्लाई, भास्कर और जेरियल, इन्होंने सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि किस किसने सृजनात्मकता को बढ़ाने का काम किया है। तो ये भी कुछ साइंटिस्ट के नेम है, सॉरी साइकोलॉजिस्ट के नेम है, और यहाँ भी कुछ साइकोलॉजिस्ट के नेम है, जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। इन्होंने सृजनात्मकता के लिए काम करा है। और हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पजल्स दे सकते हैं, पजल से जो चीज़ें हैं वो क्रिएटिव होती हैं। पहेली दे सकते हैं। अच्छा देखो, हिंदी में दोनों के लिए पहेली पहेली लिखा हुआ है, और जो इंग्लिश वाली बुक थी उसमें पहला था आपका पजल सॉल्विंग और दूसरा था आपका रिडल सॉल्विंग। तो इसी तरह से इसीलिए आपको, आप खुद नहीं पढ़ सकते NIOS की बुक, बहुत सारी गलतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ाने वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मिस्ट्री प्लॉट्स कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस सिचुएशंस बच्चों के सामने रख सकते हैं, एंड हम उनको कहानी लिखने के लिए कह सकते हैं, कविता लिखने के लिए, पहेली निर्माण, रिडल कंस्ट्रक्शन, मतलब पहेली बनाने के लिए कह सकते हैं। पहेली सोल्व करने के साथ साथ बनाने के लिए भी बोलो कि आप अपनी पहेली खुद बनाओ। कुछ और विचार हैं, क्या क्या और विचार हैं। कभी कभी 3-4 वर्ण दिए जाते हैं और हर बच्चों को उन्हें पूरा करने के लिए कहा जाता है कि वर्ण में एक वर्ण से एक शब्द बनाओ ताकि उन शब्दों से एक वाक्य बन जाए। ऐसा हम कई बार करते हैं कि हम उनको लेटर्स दे देते हैं और बोलते हैं लेटर से वर्ड बनाओ, ठीक है, और ऐसा वर्ड बनाओ, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। कुछ इस तरह के विचार हो सकते हैं। बच्चों को शीर्षक दिए जाते हैं जैसे समानता, लोकतंत्र, हिंसा आदि। इन पर पेंटिंग बनाओ, पिक्चर बनाओ, या इन पर आप ऐसे लिखने के लिए भी कह सकते हो। हर संस्कृति में परियों की कहानियाँ होती हैं, आप परियों की कहानियों से कल्पना का विकास होता है, ठीक है। आइडिया ट्रैप मैकेनिज्म, विचार पकड़ने का यंत्र। हम सब जानते हैं कि एक जगाने की अवस्था है और एक सोने की। इन दोनों के बीच की अवस्था सृजनात्मक सोच के लिए बहुत उपजाऊ होती है। बच्चों को कहा जाता है कि वे अपने बिस्तर के पास एक छोटी कॉपी और पेन रखें। जैसे ही सोते समय कोई विचार आ उसे कॉपी में लिख लें। इन विचारों को वे बाद में और सोच समझकर विकसित कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा विचार पकड़ने का तंत्र, ट्रैप, आइडिया ट्रैप मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चंस अराइज, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन आस्किंग या क्वेश्चनिंग हम इसे बोल सकते हैं। हमें बच्चों से कैसे क्वेश्चन करना है। पुनः परिभाषित करने वाले प्रश्न, पुनः परिभाषित करने वाले प्रश्नों से क्रिएटिविटी बढ़ती है, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को एक वस्तु, जंतु, घटना को पुनः परिभाषित करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। बच्चे असामान्य गुणों के प्रति जागरूक होते हैं और स्पष्ट से हटकर देखने लगते हैं। इस जो टीचर ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चे कुछ ना कुछ और अपने हिसाब से बताएंगे। जैसे कि एक फाउंटेन पेन नल की तरह क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब एक फाउंटेन पेन होता है, अब ये एक नल की तरह किस तरह से एक, जैसे एक नल चलता है, नल में आप ऊपर की टोटी घुमाते हो, पानी निकलता है। इसी तरीके से आप जब पेन चलाते हो तो उसमें भी नीचे जो एक छोटा सा छल्ला बोलते हैं हम, तो वो छल्ला लगा होता है तो वो घूमता है, ठीक है। इस तरह से घड़ी कैलेंडर से कैसे भिन्न है, भाई घड़ी और कैलेंडर में क्या अंतर है। चेहरा और टीवी कैसे समान है, बताओ भाई, आप बता सकते हो कमेंट में, चेहरा और टीवी कैसे समान है। परिणाम आधारित क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, परिणाम आधारित क्वेश्चन जो पहले कभी हुआ ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन। मान लो पृथ्वी पर पेट्रोल बिल्कुल समाप्त हो जाए, पूरा पेट्रोल खत्म हो जाए, क्या होगा। यदि गाना गाना कानून के विरुद्ध हो जाए, गाना गाना अगेंस्ट द लॉ हो जाए, भाई आप गाना गाओगे तो जुर्मान हो जाएगा, जेल में डाल दोगे। मान लो आप सभी पागल हो जाएं, ऐसे क्वेश्चन पूछो बच्चों से, ठीक है। लेकिन थोड़ा संभाल के, क्या बच्चे कदर बहुत मचाएंगे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आप। काल्पनिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन चाहिए। बच्चों को उपलब्ध डेटा उनका अधिकतम से परे जाकर अपनी व्यक्तित्व के गुणों के साथ संश्लेषित करना होगा। कहने का मतलब है कि यदि तुम बैंक मैनेजर हो गए तो फिर क्या करते, यदि तुम अचानक एक चिंटी बन जाओ तब क्या होगा। तो ऐसे काल्पनिक क्वेश्चन बच्चों से पूछो। उत्तेजक प्रश्न जो बच्चों को एक्साइट कर दें। बच्चों को गद्यांश को आगे बढ़कर कल्पना करने के लिए बोलो। अगर गांधी जी आज जीवित होते तो क्या कर रहे होते। आप क्या आप समझते हैं कि आजकल के ज़माने में भगवान कृष्ण सही प्रकार के नेता होते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से नए संबंधों की मांग करने वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो न्यू रिलेशंस क्रिएट करें। क्या एक साल एक मील है। अब ऐसे प्रश्न हास्यास्पद या पागलों जैसे हो सकते हैं, बट बच्चों के में मजा आएगा। क्या एक दिन एक सप्ताह है, तो बच्चे बोलेंगे एक दिन एक सप्ताह कैसे हो सकता है, दिन में एक दिन में तो एक ही दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन। भिन्न प्रश्न, ऐसे प्रश्न बच्चों के स्थायी पैटर्न तोड़ने के लिए शामिल किए जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न में कई सार्थक उत्तर दे पाते हैं।
एक मिट्टी में एक शहर दबा, ठीक है, दब गया एक शहर, अब ये पता चला। अब इस शहर के मिट्टी में दबने का कारण क्या हो सकता है, अब इसके आंसर बताओ। बच्चे इसके आंसर बहुत सारे बता सकते हैं, हो सकता है बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, या फिर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया हो, भूस्खलन हो गया हो, लैंडस्लाइड हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। एक टैंक मगरमच्छों से भरा है। टैंक के बीचों बीच एक पोल यानी कि डंडा है। आपको एक रस्सी दी गई है जिससे आपने पोल के बीच एक गांठ बांधनी है। अब आप गांठ कैसे बांधोगे? ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब इसमें बच्चों की थिंकिंग कितनी किस लेवल तक जा सकती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे क्या क्या आइडियाज इसके लिए दे सकते हैं। और हो सकता है एक आधा आइडिया ऐसा लगे जो आपको भी पसंद आ जाए कि हाँ इस तरीके से हम उस पोल में गांठ बांध सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी 7th पॉइंट पर आता है, चुनौतीपूर्ण मान्यताओं पर प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो बच्चों को चैलेंजिंग करें, जिससे बच्चों के मस्तिष्क की कसरत हो। क्यों वाले प्रश्न, जैसे हमें माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए। नारों, ब्रांड नामों, लेबलों को चुनौती देने वाले प्रश्न। किसी कोई नारा बनाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अब इस पर चुनौती दे सकते हो कि यार कैसे खून देंगे तो खून से आज़ादी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दो बच्चों को। भविष्य की समस्या सुलझाने वाले प्रश्न। भविष्य की समस्या सुलझाने वाले प्रश्न, ये क्वेश्चन आया है ESSB, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 14 नवंबर शिफ्ट सेकंड में आया था शायद। 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, उसका आंसर यही था कि भविष्य की समस्याएं सुलझाने वाले प्रश्न। ठीक है, हम बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दो जिसमें बच्चे पुनः डिजाइन करते हैं, काफ़ी नवाचार प्रयोग होता है, और बच्चों को वस्तुओं को अलग ढंग से देखने का, एक अलग तरीके से सोचने का मौका देते हैं। यही का यही लिखा हुआ था पूरा, ये जो 3 लाइन है एज इट इज ये 3 लाइन लिखी हुई थी। और इनमें से भविष्य की समस्या सुलझाने वाले प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, चुनौतीपूर्ण प्रश्न, ऐसे 4 ऑप्शंस थे। ठीक, तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर ये वाला होता, भविष्य की समस्या सुलझाने वाले प्रश्न। मशीन से सुरंग बनाओ, फिर बिना सड़क पर यातायात को परेशान किए। अब ये है समस्या सुलझाने वाला प्रश्न। भाई आपको मशीन से सड़क पर सुरंग भी बनाना है और यातायाती परेशानी होना चाहिए। टेप तोड़ने की मशीन, बेहतर छतरी, एक नई दूध की बोतल बनाओ। ऐसे सवालों से कक्षा में हलचल हो जाती है, शिक्षक को यह से लेना चाहिए। अगर हलचल हो जाए तो शिक्षक को यह सहन कर लेना चाहिए। बच्चों को लिखने के लिए कहना चाहिए। अगर एक बच्चे ने ऊंचा कुछ बोला तो बाकी सोचना बंद कर देंगे। अगर यह क्रिया कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, कैसे ये क्रिया चलनी चाहिए ये समझो। लेखन मंच दिया दो बच्चों को, समूह बनाने का मंच दो, पुनः संयोजन मंच दो, यानी कि उत्तरों को बोर्ड पर लिखें। पुनः संयोजन मंच, बच्चों को सोच कर विचारों को पुनः संयोजित करने के लिए कहना, विचार मंथन की लिफ्ट लें। विचार मंथन की लिफ्ट लेने का मतलब क्या है? विचार मंथन की लिफ्ट लेने का मतलब है कि एक के आइडियाज़ को दूसरे के आइडियाज़ से जोड़ना है। आता है फिर उच्च और क्रियाकलाप क्या कर सकते हो आप? संवेदनशील प्रशिक्षण दे सकते हो। कैसे? आप बादलों के रूप में क्या देख रहे हैं, जैसे कि जब ऊपर आसमान में बादल आते हैं तो कुछ ना कुछ शेप से बन जाती हैं। आप बच्चों से बता सकते हो कि यार आपको क्या बन नज़र आ रहा है इन बादलों के साथ में। ठीक है, आप बिल्डिंग में कौन सी ध्वनि सुन रहे हैं, जो बिल्डिंग में कौन कौन सी आवाज़ आ रही है, तो सारे बच्चे शांत होकर ध्वनि को सुन रहे होंगे कि यार कहाँ कहाँ की आवाज़ आ रही है। दालों को छूकर नाम बताओ, कौन सी तुअर की है, कौन सी मूंग की है, उड़द की कौन सी है। जब आप भ्रमण के लिए जाते हो तो कौन कौन सी स्मेल आपको रास्ते में मिलती हैं। अवलोकन अवलोकन करने के लिए दे सकते हो। वर्गीकरण, चीज़ों को बांटने। अनुप्रास अनुप्रास मतलब कि एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को छांटना। बहुप्रयोग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़, जैसे खाली रिफिल है, खाली पेन है, इसका आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। काल्पनिक कहानी कहना, बच्चे अपने मन से कुछ भी कहानी बना रहे हैं। आविष्कार करना, एक नए पकवान के बारे में सोचने के लिए कह सकते हो कि यार कुछ अलग तरीके की सब्जी बताओ कैसे बनेगी। एक पहनाव की वस्तु, जैसे कि ईंट, टीन का डिब्बा, क्लस्टर, सुई आदि के जितने संभव प्रयोग हो सके उनकी सूची बनाओ। बच्चों को उन संभव शब्दों की सूची बनाने के लिए लिखा जिन्हें वे हर विषय में अनेक चीज़ें जैसे आकार, रंग, भावना आदि के साथ जोड़ सकें। बच्चों को सोचने के लिए कहा, प्रकृति में रंग और भोजन की जितनी उपमाएं हों लिखें। ठीक है, तो ये सारे हैं जो काम आप बच्चों से करने के लिए कह सकते हो, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अभी भी इन्हें फटाफट 1 मिनट में पढ़ कर ख़त्म कर सकते हो गया? लो इन्हें और पढ़ लीजिएगा। देन वीडियो पॉज करके पढ़ना है। ये और देख लीजिएगा, ये दोनों रह गए थे ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टोरेंस एंड मेयर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोरेंस और मेयर्स ने बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ाने हेतु कुछ सिद्धांत प्रस्तुत दिए हैं। अब वो कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है, बच्चों के विचारों का सम्मान करें।
दूसरा, कल्पनाशील व असामान्य विचारों का सम्मान करें। ऐसे विचार जो कल्पनाशील हों, जो अनयूजुअल हों, उन्हें आपको सम्मान देना है। शिक्षार्थियों को दर्शाएं कि उनके विचारों का मूल्य है, कि उनके जो थॉट्स आए इनकी वैल्यूज़ हैं, फालतू नहीं है ये थॉट्स। स्वयं शुरू किए गए अधिगम को प्रोत्साहित करें, उसका मूल्यांकन करें, कारणों के परिणामों के साथ मूल्यांकन को जोड़ें। ये 5 विशेषताएं किसने दी है? टॉरेंस एंड मेयर्स ने दी है। ये आपको याद होने चाहिए पाँचों के पाँचों, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आ सकता है। जो निर्देशन सामग्री है उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये कुछ मतलब इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और एक बार फटाफट पढ़ लो इसको यहीं कहीं। डाउट रहे तो टाइम ड्यूरेशन के साथ कमेंट कर दीजिएगा। इसे भी थोड़ा सा आप रीड कर सकते हो वीडियो पॉज कर कर। एडवर्ड डी वानो। एडवर्ड डी वानो ने कौन सी दी है हमारी? लेटरल थिंकिंग दी है। लेटरल थिंकिंग किसके द्वारा दी गई है? एडवर्ड डी वानो के द्वारा दी गई है। उनकी परिकल्पना थी कि बच्चों को हम सोचना नहीं सिखाते। भारतीय संदर्भ में ये और भी सही है, क्योंकि हम रटने पर, परीक्षा पास करने पर जोर देते हैं। तो एडवर्ड डी वानो ने जो भारतीयों के बारे में कहा वो बिल्कुल सही कहा है, कि भारतीय लोग बच्चों को सोचना नहीं सिखा रहे, वो सिर्फ रटने पर जोर दे रहे हैं। कक्षाएं पाठ सुनाने के कक्ष बन गए, ना कि जांच के। बिल्कुल ठीक है। क्लास में क्या करते हैं, एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, वो चैप्टर को पढ़ रहा होता है, बाकी सब लाइन बाय लाइन मिला रहे होते हैं, ये चल रहा होता है। इस वजह से सृजनात्मकता काफ़ी चीज़ है जो, मतलब सृजनात्मकता कम है, बढ़ नहीं पाती है। गिलफोर्ड और टॉरेंस सृजनात्मकता का मूल्यांकन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता किस किस से मिलकर बनती है। तो अब भाई गिलफोर्ड एंड टॉरेंस ने कुछ और प्रकार बता दिए। पहले हमने 4 पढ़े थे, फिर 5 पढ़े, अब ये 6 प्रकार आ गए। इन्होंने बताया कि प्रभा, प्रभा क्या होता है? एक बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाओं को सोचने की क्षमता। फिर एक होता है लचीलापन। लचीलापन क्या है? विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने की क्षमता। और थर्ड है मौलिकता, एक चतुर और असामान्य तरीके से सोचने की क्षमता, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? नयापन होगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा बस कई प्रश्न पूछने की क्षमता। दृढ़ता, समस्या सुलझाने का निरंतर प्रयास करने की क्षमता, बेशक लंबे समय तक से असफल होते रहे। आप कितने भी फेल हो जाओ, हम थॉमस एल्वा एडिसन का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। हजारों बार फेल हुए लेकिन आखिर में बल्ब बनाया। तो क्या थी उनके अंदर? दृढ़ता थी। विस्तार, विस्तार क्या है? दी गई परिस्थिति या समस्या में विवरण जोड़ने की कठिनाई, जोड़ने की क्षमता। समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। एक स्त्री संबंधी विशेषता है जो जोखिम उठाना। एक पुरुष संबंधी विशेषता है, मतलब स्त्री संबंधी विशेषता क्या है? संवेदनशीलता एक स्त्री संबंधी विशेषता है। जोखिम उठाना पुरुष संबंधी विशेषता है। सृजनात्मक व्यक्तियों में ये दोनों ही विशेषताएं होती हैं, उनमें संवेदनशीलता भी होती है और जोखिम उठाने की विशेषता भी होती है, ठीक है। इन सभी विशेषताओं से मिलकर ही सृजनात्मकता बनती है। तो सृजनात्मकता में बहुत बड़ा विस्तार होता है, हम ये कह सकते हैं। केवल एक विशेषता से क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती, सारी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। तो ये 6 की 6 आपको याद रखना। किसने दिए? टॉरेंस एंड गिलफोर्ड ने दी है ये वाली। प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा, दृढ़ता और विस्तार। परीक्षण और तकनीकें। टॉरेंस टेस्ट होता है क्रिएटिविटी के लिए, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। गिलफोर्ड के टेस्ट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। भारत में बाकर मेहंदी और बीके पासी ने सृजनात्मक परीक्षण विकसित किया है। और पासी के सृजनात्मक परीक्षण में निम्न उप परीक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से DSSB में क्या आया है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया हुआ है, ठीक है। और एक जो 4 प्रश्न वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इसी में आया था, 14 नवंबर 2019 की शिफ्ट 2 में आया था ये क्वेश्चन। और ये वाला जो 4 सब टेस्ट है, जो मतलब जो उप परीक्षण है, इन उप परीक्षणों के नाम वाले क्वेश्चन तो बहुत बार आए हुए हैं। 2017, 2018 में आए हुए हैं, 2019 में भी कुछ शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन बनकर आए हुए हैं। सामान्य क्षमता, सामान्य समस्या पहचानने का परीक्षण। इस परीक्षण में 4 प्रश्न होते हैं और विद्यार्थियों को एक पोस्ट कार्ड या चप्पल के दोष और समस्याएं लिखने के लिए किया जाता है। एक पोस्ट कार्ड या जो चप्पल है, इनके दोष या समस्याएं लिखने के लिए कहा जाता है। असामान्य उपयोग परीक्षण, इसमें 2 प्रश्न होते हैं और बच्चों को एक कपड़े के टुकड़े और एक बोतल के सामान्य या असामान्य प्रयोग लिखने के लिए कहा जाता है। ये आप कपड़ा, बोतल का जो टुकड़ा है, इसके कुछ आप अनयूजुअल यूजेस लिखो। हम जनरल यूज तो करते हैं बोतल का पानी भरने के लिए, लेकिन हम इसका और क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। परिणाम परीक्षण,
इस परीक्षण में विद्यार्थियों को असंभव स्थितियों के परिणाम लिखने के लिए कहा जाता है। उदाहरण, मान लो सभी लोग पागल हो जाएं तो क्या होगा? मान लो सभी औरतें पुरुष बन जाए तो क्या होगा? जिज्ञासा प्रश्न। इसमें इस परीक्षण में विद्यार्थियों को एक तालमापी और सूचना पत्रक पर कई प्रश्न लिखने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थियों को एक सूचना पत्रक दे दिया जाता है और उससे बोलो कि इस पर आप क्वेश्चंस लिखो कि क्या क्या आपके माइंड में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये चीज़ कैसे चल रही है, ये काम कैसे हो रहा है, हम लोग रोज़ नहाते क्यों हैं, हम लोग ब्रश क्यों करते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को तो यही लगेगा कि हम नहाते ही क्यों हैं रोज़। ठीक है। विस्तार परीक्षा, विद्यार्थियों को अधूरे चित्र दिए जाएं और उनमें विवरण जोड़ने के लिए कहा जाए। तो ये 6 के 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार और वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस डेटा पॉलिसी में कई बार आया हुआ है यहाँ से। चलिए फिर आगे हमारा सारांश, यानी कि हमारी यूनिट ये कंप्लीट होती है। तो अब इस वीडियो में आपको कहीं पर भी डाउट रहे तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। उस ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।